हाँ, मैं विधवा हूँ 21वीं सदी की। मेरी तरह कई विधवाएं होंगी जो अभी अभी हुई हों या जिन्हें 20-30 साल हो गए हों। कुछ को घर वालों ने घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, कुछ स्वाभिमान की मारी स्वयं पहुंच गई तो कुछ को काशी यानी बनारस, वृंदावन में छोड़ दिया गया। वहीं कुछ सुहृदय बच्चों ने उन्हें यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वे त्याज्य हैं। उन्हें पहले की तरह ही गले लगाए रखा। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। उनका जीवन धन्य हो गया। और जो निराश्रित हो गईं वे नारकीय जीवन जीने को विवश हो गईं। आज का समाज पढ़ा लिखा, समझदार तो है लेकिन उसकी सोच पुरानी ही है। विधवा स्त्री को कोई अधिकार नहीं देता। समाज इतनी घटिया सोच रखता है, इसका मुझे अंदाजा भी न था। मैं तो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही थी। पति की मृत्यु को अभी 3 महीने ही हुए हैं। इन 3 महीनों में मैंने स्वयं को संभाला। उसी हिम्मत और जोश के साथ फिर उठ खड़ी हुई क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूं और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही था। प्रिया बनारस जाने के नाम पर क्यों उत्साहित हो रही थी? जो काम अभी तक पति के नाम से हो रहे थे वहां उनका नाम हटवाकर अपना नाम कराना था। कभी अकाउंट खोलने के लिए बैंक भागती, कभी एफिडेविट बनवाने के लिए कचहरी, कभी गैस कनेक्शन पर नाम बदलवाने, राशन कार्ड पर भी अपना नाम अंकित कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाती। मुझे जल्दी न थी, लेकिन जब बिना नाम बदलवाए राशन और गैस मिलनी बंद हो गई तो दौड़ लगानी ही पड़ी। सभी जानते हैं कि एक बार जाने से काम नहीं होता। चक्कर लगाने के साथ साथ बेचारी का ठप्पा और लग जाता है। किसी रिश्तेदार या परिचित ने यह नहीं कहा कि आप घर बैठो, ये काम हम करा देंगे। वैसे भी मैं शुरू से स्वाभिमानी रही हूं और अपना काम खुद करना चाहती हूं। मेरा उसूल है जब तक विशेष आवश्यकता न पड़े, किसी को तकलीफ मत दो। तभी मेरे जेहन में एक सवाल उभरा। गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दोनों ही सरकारी हैं। फिर सरकार दोनों नंबर पति पत्नी दोनों के नाम से क्यों नहीं देती? यदि गैस बुक और राशन कार्ड में आइदर और सर्वाइवर कॉलम के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज हो तो पति की अचानक मृत्यु पर पत्नी को दफ्तर खाक छाननी नहीं पड़ेगी। खैर, पति की बीमारी के दौरान जब मैं उन्हें लेकर शहर शहर डॉक्टरों को दिखाती घूम रही थी, रात दिन उनकी सेवाठल में लगी रहती थी, लोग मेरे साहस की प्रशंसा कर मेरा मनोबल बढ़ाते थे। मुझे लगता मेरे अपने मेरे करीब हैं। समय समय पर हालचाल पूछने आते रहते या मोबाइल से संपर्क बनाए रखते। आश्वासन भी देते कि पैसे की कमी हो तो बताना, कोई परेशानी हो तो कहना, हम आधी रात को भी तैयार हैं। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गर्व होता क्योंकि वे सब मेरे दुख में मेरे साथ खड़े थे। अफसोस ये कि पति की मृत्यु के बाद पूरा ही परिदृश्य बदल गया। पहले तो लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि वे क्या क्या छोड़ गए हैं। कुछ ने फुसफुसा कर चेताया कि संभल संभल कर चलना, ये कौंटों भरी डगर है। सब कुछ अपने बेटे को मत सौंप देना वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आजकल वृद्धावस्था में पुत्रों का सहारा नहीं मिलता। मैं मौन सबकी सुनती रहती। मुझे क्या फैसला लेना है, यह मेरा निजी मामला है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहती थी। सबने सोचा, पति के जाने के बाद मैं खाली हो गई हूं। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी सेवाठल और डॉक्टरों के यहां आने जाने का काम निबट गया था। लेकिन मेरे पास ढेरों काम बाहर के बढ़ गए थे जो कभी मेरे पति ही करते रहे थे। लोग मुझसे सवाल करते, सारा दिन क्या करती रहती हो, आजकल तो खूब आराम रहता होगा। ये सुनकर मैं तिलमिला उठती और उल्टा ही उत्तर देती, मैं खाली नहीं हूं। पहले भी व्यस्त थी, अब भी हूं। लोग किसी न किसी बहाने आकर देखना चाहते, मैं उन्हें नम्रता से टरका देती और कह देती कि आज फलां काम के लिए फलां जगह जाना है। वे हमदर्दी जताकर अपना महत्व प्रदर्शित करते। मैं समझ रही थी कि जीवन का ये रूप भी इतना आसान नहीं है। औरत को जाने कितने रूपों में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एक परिवर्तन और भी मैंने महसूस किया। जो पड़ोसिनें पहले मुझसे बोलने के लिए लालायित रहती थीं, अब वे मुझे अनदेखा कर निकल जातीं। सड़क के दूसरी ओर मुंह घुमाकर चलतीं। एक आध बार मैंने बात करने की कोशिश भी की तो सुनकर अनसुना कर दिया। अक्सर शाम को पहले भी और अब भी बाहर लॉन में निकल आती और गेट खोलकर खड़ी हो जाती। शाम की ताजी हवा के साथ साथ पड़ोस के मंदिर से लौटती महिलाओं से थोड़ी गपशप हो जाती। पति के जाने के बाद वे मेरी छाया से भी बचने लगीं। मेरा वैधव्य अब शकुनी हो गया। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट मैं पहले से ही थी, अब और भी बढ़ गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि सुबह सुबह ताजी हवा में टहलने पार्क जाया करो। 2 to 4 परिचित लोगों में बैठोई उठोई तो मन बहलेगा, स्वयं को ठीक भी लगेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए पार्क में टहलने जाना शुरू कर दिया। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे कि कानों में पीछे से आवाज पड़ी, रांडों से घर में नहीं बैठा जाता। सुबह सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा।
मन हुआ कि कहने वाले का मुंह नोच लूं और पूछूं, तेरे घर में कोई रान नहीं है क्या? खून का सा घूंट पी कर घर लौट आई। मैंने घूमने जाने की दिशा बदल दी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगानी शुरू कर दी, जिससे किसी की निगाह एकदम सूने माथे पर ना पड़े। लोग एकाएक विधवा समझकर नफरत न करें। अभी 5-10 दिन ही गुजरे थे कि फिर आवाज गूंजी, फांस लिया होगा किसी यार को। रंडुआ तो बहुतेरे सो जाएं, रांडे सोने दे तब न 4-5 लोग ये कहते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे पागलपन का दौरा पड़े या किसी से कुछ कह बैठूं, मैंने घूमने जाना ही बंद कर दिया। जितना होता अपने लॉन में ही घूम लेती। अब हुआ शुरू शादियों का सीजन। कहीं गोद भरी जा रही थी और कहीं रिश्ते पक्के हो रहे थे। 3-4 घरों से मेरे यहाँ भी मिठाई आई। शुरू में मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाद में नोट किया कि मिठाई या फल के केवल 3 पीस ही मेरे यहाँ भेजे जाते। ऐसा क्यों? ये 3 का अंक मुझे भी भारी पड़ने लगा। मुझे पल पल एहसास कराया जाता कि मैं विधवा हूँ। जिन्होंने मिठाई के 3-3 पीस रखे, उनके शादी के निमंत्रण पत्र लेने से मैंने इनकार कर दिया। वे लोग जो अपने यहाँ उत्सव में आने के लिए बार बार कहते थे, अब बिना कुछ भी कहे निमंत्रण पत्र पकड़ा कर चल देते। मैं समझती हूँ वे बुलाना नहीं चाहते। निमंत्रण पत्र देना उनकी मजबूरी है। कभी जो महिलाएं अपने घर आने का बार बार इसरार करती थीं, अब एक बार भूले से भी नहीं कहती। क्या मैं उनके पतियों को छीन लाऊंगी या वे मेरी छाया पड़ने से मेरी तरह हो जाएंगी? ये दंश केवल मेरा ही नहीं है, मेरी जैसी जाने कितनी विधवाओं का है। अभी तो जाने क्या क्या झेलना है और अपने दर्द को शब्दों में पिरोना है। नहीं कहा कि अपना भी खाना लगा लो, साथ साथ खाएंगे। मैं एक एक फुल्का गर्म गर्म सेंक कर देती रहती। अब भी कोई कहने वाला नहीं है। गले में कुछ अटकते अटकते रह जाता है। शाम को तुम चुपचाप टीवी देखते रहते, मैं भी चुप बैठी रहती। आज भी चुप बैठकर देखती हूँ। पहले भी तुम सालों दीवान पर सोते रहे और मैं अकेली डबल बेड पर। तुम पास रहकर भी दूर रहे पर नजरों के सामने रहे। आज नजरों के सामने नहीं हो, सिर्फ इसी फर्क ने जीने का अंदाज बदल दिया। मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें सुकून मिलता था ना, अब भी मिल रहा होगा। मेरा जीवन ही दुख का नाम है। दुख के जाने कितने रंग बदलेंगे। तुम हमेशा मुझसे 10-15 कदम आगे चले और अब भी आगे निकल गए। मैं तुम्हारे पद चिन्ह देखती पीछे रह गई। क्यों कभी तुमसे आगे नहीं चल पाए? साथ तुम चले नहीं। लगता नहीं कि तुम्हें साथ छोड़े इतना वक्त हो गया। लगता है अभी कल की ही बात है। कई बार तुम्हें दवा देने का ख्याल आता है, खूंटी से तुम्हारे गंदे कपड़े उतारने को हाथ बढ़ता है। घर में सब तुम्हारी पसंद का था, अभी भी है। मेरी पसंद की केवल किताबें हैं जिन्हें पलटती रहती हूँ। अब न तुम्हारे लौटने का इंतजार है, न तुमसे घड़ी घड़ी फोन करके पूछती हूँ कि घर कब आ रहे हो। मैं कितनी भी देर से लौटूं, अब कोई नहीं कहता बड़ी देर कर दी। घर तो तभी घर लगता है जब कोई इंतजार करने वाला हो। लौट कर आने का आनंद भी तभी आता है जब कोई उलाहना दे। दीवारें उलाहना नहीं देती, इंतजार भी नहीं करती। मत लौटो, मौन बनी रहती हैं मेरी तरह।